अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी। तो भाई ये अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अब समझ में आ गया? कौटिल्य या विष्णुगुप्त, आप कुछ भी कह सकते हैं। चलिए, जिसका प्रयोग प्रशासन करता है, किसके द्वारा किया जाता है भाई? प्रशासन के द्वारा किया जाता है। आज आप क्या कह रहे हो? आज आप कह रहे हो भैया सारा का सारा जो संविधान है वो अंबेडकर के द्वारा दिया गया है, संविधान के अनुसार हम चीजों को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन उस समय पे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पूरा का पूरा जो आपका क्या था, प्रशासन था, वो किसके नियमों पे चलता था? समझ में आ गया? कौटिल्य के नियमों पे चलता था। तो अब भारतीय अर्थशास्त्र के जनक एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया भाई आपके सामने, क्या आ गया? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के राइटर कौन है? तो ये उत्तर आपके सामने रहा। समझ में आ गया? क्वेश्चन आंसर दोनों आपके सामने। नोट क्यों नहीं कर रहे भाई? नोट करो जल्दी। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आय के माध्यम को, किसके माध्यम को? आय के माध्यम को क्षेत्रफ कहते हैं। कि भाई आप कमाई कैसे कर रहे हो? ये कह रही जी हम तो खेती करते हैं, हमारी तो खेती का सोर्स क्या है? कमाई है। ये कह रहा जी हम तो बिजनेस करते हैं, हमारे तो दुकान है, हम तो दुकान से कमाई कर रहे हैं। ये कह रहे जी हम क्या करते हैं? हम तो जॉब करते हैं, हमारे पापा। तो भाई ये जो क्षेत्रफ क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में आय का जो माध्यम है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को अब हम जाएंगे। अब ये तो तुमने अपनी घरेलू स्थिति के बारे में समझा। अब हम देखेंगे देश की अर्थव्यवस्था में आय का क्या साधन है। भाई देश की अर्थव्यवस्था में आय का साधन आप क्या करने वाले हैं? हमारा देश कैसा है? कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश होते हुए हम किन चीजों को बाहर भेजेंगे? हम यहाँ से क्या भेजेंगे भैया? गेहूं भेजेंगे बाहर। हमारे यहाँ चीनी उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या बेचेंगे? चीनी बेचेंगे। तो जो चीज हमारे यहाँ आवश्यकता से अधिक होगी उसको हम कहाँ भेजेंगे? बाहर भेजेंगे। और वो हमारा क्या होगा? आय का माध्यम। बताओ, बात क्लियर है क्या? क्लियर है? वही चीज हमारी आय का क्या बनेगा? माध्यम बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे गन्ना पैदा हो रहा है, किसान गन्ना पैदा कर रहा है, और गन्ना कहाँ जा रहा है? फैक्ट्री के अंदर जा रहा है। और हमारे यहाँ पे उसकी जो फैक्ट्री है सबसे ज्यादा किसकी है भाई? शुगर फैक्ट्री है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। तो शुगर का उत्पादन जितना हमें यहाँ खपत है, उससे ऊपर जो शुगर बचेगी आप उसको सारी को क्या कर दोगे? बाहर भेज दोगे। तो वो क्या होगी? आपकी आय होगी। क्लियर हो गया? चलिए, दूसरा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम यहाँ समझने वाले हैं। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, पहला तो हम देखेंगे जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके आधार पे, दूसरा देखेंगे कार्य के आधार पे, और तीसरा हम देखेंगे स्वामित्व के आधार पर। यानी पहले को आपने देखा जो क्रियाएं हैं, क्या क्रिया आप कर रहे हो, दूसरा कार्य, कौन से कार्य को कर रहे हो, ये इसका आधार है, और तीसरे में स्वामित्व, स्वामी कौन है, इसका मालिक कौन है, उसके आधार पे बात करेंगे। अब मान लीजिए यहां से हमने लिया क्रियाओं के आधार पे, तो सबसे पहले जो इसका स्वरूप है वो प्राथमिक क्षेत्र को हम समझेंगे। क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है भाई? प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद में फिर द्वितीय क्षेत्र और फिर तृतीय क्षेत्र। फिर यहाँ पे क्या होगा? ये तो था स्वरूप, और ये क्या है? शर्त। यानी कौन सा? संगठित क्षेत्र, और ये क्या है? असंगठित क्षेत्र। एक संगठन के रूप में या असंगठन के रूप में। स्वामित्व जिसका पजेशन है, जो कौन है? यहाँ मालिक है। और मालिक कौन होता है? जैसे कोई भी फैक्ट्री है, तो ये फैक्ट्री किसकी लगी हुई है? यहाँ पे भाई बजाज की लगी हुई है, तो मालिक कौन है? बजाज है। कहानी समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र जो अपना है, संयुक्त क्षेत्र मिलजुला हुआ, या सहकारी क्षेत्र। सहकारी का मतलब एक सरकारी तरीके से जो काम हो रहा है। कुछ मिले क्या है? सरकारी मिल है, कुछ मिले क्या है? प्राइवेट मिल है। तो जो प्राइवेट है वो निजी कहलाएगी, और जो सरकारी है वो सहकारी कहलाएगी। क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? आगे चलें। अब इनको डिटेल्स में हम जाएंगे, और आर्थिक कार्य के आधार पर हम सबसे पहले यहां समझेंगे कि आर्थिक कार्य के आधार पर प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। तो ये आपने यहां पे देखा, जब आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है, किसके द्वारा भाई? नेचुरल रिसोर्सेज। इनकम डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। इनकम डायरेक्ट कहां से आ रही है? नेचुरल रिसोर्स से आ रही है, तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें भूमि उत्खनन और उससे संबंधित गतिविधियां शामिल होती है। अब नेचुरल क्षेत्र का मतलब क्या है? इसने कहा जी हमने गन्ना लगाया और हमारा गन्ना 5 लाख रुपए का बिका, तो ये जो आपकी अर्निंग है ये कैसी है? ये नेचुरल है, प्राइमरी क्षेत्र है। जमीन पे आपने काम किया, खेती बाड़ी से आपने पैसा कमाया, और ये आपको यहाँ पे मिला। दूसरा क्या कह रहा है? पशुपालन। इसने कहा जी हमारे यहाँ पे 2 गायें थी, 2 से 4 होगी, 4 से 6 होगी,
और 6 से 12 और 12 से 100 गायें कर ली सर हमने, डेयरी खोल दी पूरी। अब डेयरी खुल गई तो ये क्या है, पशुपालन, यानी खेत में से चारा काट कर ला रहे हैं, गाय को खिला रहे हैं, गाय दूध दे रही है, दूध बिक रहा है, फैक्ट्री में जा रहा है, पैसा आ रहा है। तो ये एक स्रोत है जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है। अब ध्यान देना, दूसरा कह रहे हैं मत्स्य पालन, मछली पालना। इसने कहा जी हमने अपने यहाँ पे पूरा एक वो बनवा लिया, मछली हम वहां पे बीज डालते हैं, मछली पैदा होती है, बाहर से गाड़ी आती है, भर के दिल्ली चली जाती है, मछली पैदा होती है, चली जाती है और हमें पैसा आ रहा है। तो ये भी क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र। ये हो गया खनन। भट्टे वाले ने कहा भैया मुझे मिट्टी चाहिए, ईंट उठानी, उसने कहा भैया हमारा 10 बीघे का क्षेत्र है, लाओ इतने लाख रुपए लेंगे। अब हम आराम से लेट रहे हैं, भट्टे वाला मिट्टी उठा रहा है, ले जा रहा है। खनन, हम कुछ नहीं कर रहे, मिट्टी बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। समझ में आ गया, खनन, खाने। तो ये मैंने वो एग्जाम्पल्स आपको दिए जो सब आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। ये सब सारे के सारे क्षेत्र क्या है भाई, प्राइमरी क्षेत्र हैं, यानी डायरेक्ट प्रकृति से पैसा आ रहा है। ये तो कहानी हुई आपकी इंडिया की। कहाँ की कहानी हुई भाई, इंडिया की। लेकिन जहां से कच्चा तेल आपके पास आ रहा है, फिर आप पेट्रोल खरीद रहे हो, फिर आप डीजल खरीद रहे हो, तो वो जगह जहां पर तेल निकल रहा है तो वो भी क्या है, रिसोर्सिज है। वो भी कहाँ मिल रहा है, डायरेक्ट आपका प्रकृति से मिल रहा है। उनके यहाँ पे प्रकृति से भाई तेल निकल रहा है तो वो उसको बेच रहे हैं, तेल बेच बेच के पैसे वाले हो रहे हैं। वे क्या कुछ कर रहे हैं, जितने भी कंट्री तेल बेच रही है सबके पास कितना पैसा है आप समझ रहे हो, क्योंकि सुबह से शाम तक पूरी दुनिया तेल फूंक रही है। समझ में आ रहा है, तो वो उनके यहाँ पे क्या है, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है। बोलो नेचुरल रिसोर्सेज क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन बनाओ तो जल्दी क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा प्राथमिक क्षेत्र के घटक। तो घटक में सारे के सारे आगे भाई कुछ भी हो सकता है, या ये दे देगा कि भाई पशुपालन कौन से क्षेत्र का घटक है, और ऑप्शन दे दिया आपको वहां पे, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, ये सारे ऑप्शन दे दिए। तो आप किस पे लगा देंगे, प्राथमिक क्षेत्र पे लगा देंगे। क्लियर हो गया। आगे फिर हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। इसमें कौन आएंगे, कारखाने आएंगे भाई। क्या किया गया, कारखाना। कारखाना ये कह रहा है जी हमने आज गांव में कोल्लू लगा दिया, अब जा पहले सेट कर दिया, सिर्फ कोल्लू लगाएंगे। तो भाई कोल्लू का करेगा क्या अगर गन्ना ना आया तो कोल्लू चलेगा किससे, गन्ने से चलेगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन हो गया, गन्ना। गन्ना कहाँ पैदा हो रहा है, खेत में। तो ये पहला क्षेत्र क्या हुआ, कृषि, यानी जहां आप कोल्लू या फैक्ट्री आप लगाने वाले हैं वहां कृषि का उत्पादन होना चाहिए। वहां अगर खेती नहीं होगी, गन्ना नहीं आएगा तो कोल्लू तो बंद ही रहेगा। कहानी समझ में आ गई। तो कोल्लू सेकंड नंबर पे आ गया, फैक्ट्री कारखाना किस नंबर पे आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया। इसको शामिल किया जाता है, इसमें निर्माण तथा विनिमय दोनों होते हैं, एवं यह प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल, कच्चा माल, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब क्या, गन्ने से क्या निकला था भैया, रस। गन्ने से क्या निकला था, रस। रस क्या है, रस क्या है भाई, कच्चा माल। विनिर्माण, रस से दोबारा निर्माण करके क्या बना दिया, गुड़ बना दिया। रस से निर्माण करके क्या बना दी, चीनी बना दी। तो ये कच्चे माल से क्या बना दिया, पक्का माल तैयार कर दिया। क्लियर हो गया, कच्चे माल से क्या तैयार हो गया, पक्का माल ले लेता है। अंतिम वस्तु उपयोग हेतु में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो अब आप यूज किसका कर रहे हो, अब आप यूज कर रहे हो चीनी का, यूज किसका कर रहे हो, गुड़ का। और ये चीनी और गुड़ कौन से उसमें चले जाएंगे भाई, द्वितीय क्षेत्र में चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके खेत में गन्ने के ऊपर गुड़ नहीं आता, गन्ने में से क्या निकल रहा है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, यानी कच्चे माल से ये बनता है। तो अब आपको समझना है जितने भी उद्योग धंधे हैं, सारे के सारे जो उद्योग धंधे हैं, सारे के सारे किसके अंदर जाएंगे, कौन से क्षेत्र में जाएंगे, सेकेंडरी। जितने भी कारखाने हैं सारे के सारे कहां जाएंगे, सेकेंडरी जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब यहां देखेंगे एग्जाम्पल, उद्योग धंधे। सबसे पहले ही आ गया वस्तु। कोई भी वस्तु आप बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कोई भी वस्तु का निर्माण कर रहे हो, तो वस्तु कौन से फेज में जाएगी, सेकंड में। लोहा तथा इस्पात उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग भी किसमें जाएगा, सेकंड में। विद्युत, बिजली का निर्माण आपका हो रहा है। जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें नीली कालाधारी कहते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए क्वेश्चन, नीली कालाधारी कौन से क्षेत्र के लोगों को कहा जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र वालों को। नीली कालरधारी, नीली कालरधारी। क्लियर है, नोट नहीं कर रहे आप, नहीं नोट करो, एग्जाम आपको भी देना है। बच्चों मत हार्डवर्क करो भाई, लोग इतनी हार्डवर्क कर रहे हैं। लिखना बेहद ज्यादा जरूरी है, नोट्स अपने हाथ से बनाओ। ये मत सोचो फ्रेंड ने नोट्स बना दिए फोटो खिंचा लेंगे, ना, फोटो मत खिंचाओ भाई, नहीं तो फिर बाद में फोटो भी फ्रेंड का ही खींच के लगेगा, फोटो अखबार में जो आएगा तुम फिर बोलोगे भैया हम इसके साथ ही पढ़ा करते थे। हाथ से लिखना आपकी मसल्स भी याद करती हैं। याद है ना, भीम ऐसे रात को खड़ा था तो अर्जुन ने कहा भैया जब हाथ से मुंह पे तक जा रहा है तो बाण भी चल सकता है, फिर लिखने की कोशिश डालो। कालरधारी, नीली कालरधारी किस क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में।
क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखेंगे टेरिटरी, तृतीय क्षेत्र। भाई तृतीय क्षेत्र में ये जो नौकरी करने वाले लोग हैं ये कौन से क्षेत्र में आएंगे, तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। जॉब करने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने वाला आदमी कौन से क्षेत्र में चला गया, तृतीय में। जो व्यापार कर रहा है ये भी, और जो दुकान कर रहा है ये भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये एक तरीके से सर्विस का क्षेत्र है। उसका क्षेत्र है भाई, ये कह रहा है जी मेरी सर्विस लग गई, सर्विस लग गई यानी मैं क्या करूंगा, अब देश की सेवा करूंगा। मेरी क्या लग गई, जॉब लग गई, नौकरी लग गई। तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र किसमें जाएंगे, सेवा का क्षेत्र। सेवा के क्षेत्र में कौन है, सबसे पहले परिवहन। जितने भी आपने देखा जो बसें चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, रेल आ रही हैं, जा रही हैं, सिंपल मेट्रो, मालगाड़ी, सारी की सारी क्या, परिवहन। लेकिन एरोप्लेन जा रहा है, आ रहा है, तो भाई ये तीनों हो गए। पानी का जहाज आ रहा है, जा रहा है, तो तीन कंडीशन में हो गया आपका। क्या होगा, जल, थल और वायु। तीनों में कौन मिलेगा आपको, बोलो क्लियर हो गया क्या। यानी जो तृतीय क्षेत्र है ये तीनों में मिलेगा भाई। आपको आसमान में भी मिलेगा, पानी में भी मिलेगा, और जमीन पे तो आपको सांस नहीं मिल रहा, रोड पे ट्रैफिक भयंकर। तो ये परिवहन तीनों जगह आपको मिलेगा। उसके बाद में आपका क्या आ गया, हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी यानी आप क्या कर रहे हो, सेवा के क्षेत्र में हो, क्या कर रहे हो, बीमारों का क्या कर रहे हो, इलाज कर रहे हो। हॉस्पिटल आपने बना दिया, तो हॉस्पिटलिटी भी कौन सा क्षेत्र है, तीसरे नंबर का क्षेत्र है। भाई हॉस्पिटल बनाया इन्होंने, तगड़े वाला बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, मरीज नहीं आ रहा, कोई मरीज नहीं आ रहा, कोई, ये क्या करेगी, वजह दिक्कत है भैया, हॉस्पिटल बहुत बड़ा हो गया। ये कह रही जी मरीज तो मैंने बुला लिया आज गांव में अनाउंस करके, बहुत, वहां डॉक्टर नहीं है कोई। अब भाई डॉक्टर नहीं है तो मरीज क्या करेंगे, वहां तो कहानी समझ में आ गई। अब ये कह रहा है जी डॉक्टर तो मैं खुद ही हूं और मरीज बहुत आ गए, हॉस्पिटल नहीं है कोई, छप्पर में बैठा, तो मरीज वैसे भाग जाएंगे, बारिश पड़ गई सब अपने घर। तो भाई तीनों चीज आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, बिल्डिंग भी बढ़िया होनी चाहिए, डॉक्टर भी बढ़िया होना चाहिए, पेशेंट भी भरपूर आने चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये आपका हॉस्पिटलिटी। कोचिंग, अच्छा कहां बैठे हो, कोचिंग में बैठे हो, तो कोचिंग में किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। चूंकि सेवा कर रहे हैं हम, यहां खड़े हैं सुबह से, क्या कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको सींच के बड़ा कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, आपकी नॉलेज को बूस्ट कर रहे हैं, ताकि आप किसी भी एग्जाम में जाएं और उसमें आप टॉप रैंक पे आए। जैसे कि पहले बच्चों के जिनके फोटो लग रहे हैं टॉप रैंक पे आ रहे हैं। और जो बच्चा 6 महीने लगातार मेहनत कर लेता है, बहुत हार्ड नहीं आता है एग्जाम, लेकिन जो पढ़ ही नहीं रहा उसके लिए तो हार्ड है भाई, उसके लिए हार्ड है। रवि आपके पास एग्जाम्पल बैठा, जिस दिन आया 0 था, आज क्वेश्चन पूछता हूं तो आंसर देता है। नहीं तो मुझे वही पता, पहले दिन ये कहता बोला सर मेरा जी नहीं कर रहा जी, मुझे पता था ऐसा आंसर आता ही नहीं। लेकिन ये लगातार लगातार लग रहा है, तो आज इसको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया। नेताजी नेतागिरी कर रहे हैं, पर्चा भर रहे हैं भैया, नेताजी पर्चा भर रहे हैं, तो ये भी क्या करेंगे, नेताजी बन के क्या करेंगे, सेवा करेंगे। तो सेवा का क्षेत्र है। उसके बाद में खेल, खेल रहे हो, सेवा कर रहे हो। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में आपका आ जाएगा टेलीकॉम, टेलीकॉम हज खत्म हो गया, आइडिया चल रहा है, एयरटेल चल रहा है, बीएसएनएल चल रहा है। तो क्या कर रहा है, दूर संचार की सेवाएं चल रही हैं। पहले वो तार वाला चलता था, वो बंद हो गया, घर घर घुमाते थे, अब किसी का होता नहीं, अब तो सब आपका सीधा व्हाट्सएप कॉल। टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, बैंक, बैंक क्या कर रहा है आपका, सरकारी प्राइवेट सारे बैंक है, क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा के क्षेत्र में है। तो वो क्वेश्चन क्या बनेगा, जल्दी से क्वेश्चन तैयार कर लो। शिक्षा, एक टीचर है, ये टीचर क्या कर रहा था यहाँ पे, अगर ये नौकरी कर रहा था तो नौकरी करने के साथ साथ में ये क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, शिक्षा देने का काम कर रहा है, बच्चों को तो सेवा दे रहा है, और ये जो नौकरी कर रहा है तो सर्विस कर ही रहा है। तो ये सारे के सारे में क्या पूछ लेगा, कौन से क्षेत्र में आते हैं, तो कौन से क्षेत्र में आते हैं भाई, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अब अगर इनमें से तीन में से कोई भी क्वेश्चन आ गया, प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, आपका कोई क्वेश्चन बचेगा क्या, बोलो। क्योंकि इसके बाहर तीनों क्षेत्र में से कोई भी ऐसी डिटेल नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो, सारी डिटेल आपको समझ में आ गई। झटपट से मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जल्दी बताओ भाई, कृषि कौन से में आएगा, कृषि प्राथमिक में आएगा। तुम बताओ भैया, उद्योग धंधे किस में आएंगे, उद्योग धंधे सेकेंडरी। तुम बताओ जॉब किस में आएगी, जॉब तृतीय में आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब देखो, सेक्टर में लोग बहुत कम लगे होते हैं किंतु आय बहुत अधिक होती है। जैसे जैसे लोगों का विकास होता जा रहा है, प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि भाई ये जो प्राथमिक वाला है इसकी जो आय है वो क्या है, सबसे कम, इसकी क्या है, सबसे कम। और ये जो है द्वितीय वाला, ये सेकंड वाला, इसकी क्या है, सबसे, बोलो जल्दी भाई,
सबसे नहीं, ऊपर वाले से अधिक, इसकी इससे अधिक, और ये वाला जो है इधर तृतीय क्षेत्र जहां व्यापार कर रहा है, तो इसकी भाई सबसे अधिक, सबसे अधिक। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, तृतीय क्षेत्र में चले जाते हैं। यानी अब लोग क्या कर रहे हैं, पहले वाले से कहां स्विच कर रहे हैं, तीसरे वाले में स्विच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहले वाले से तीसरे वाले में। कर रहा था खेती और कर ली दुकान, खेती करते करते क्या चला गया, दुकान पे कन्वर्ट हो गया, तीसरे क्षेत्र में चला गया। क्लियर हो गया? दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान समय 2022 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मात्र 21.82%, 21.82%। कौन सा भाई, प्राथमिक क्षेत्र। आंकड़े कब के हैं, 22 के आंकड़े बता रहे हैं ये। द्वितीय क्षेत्र का योगदान क्या रहा भैया, 24.23%। लेकिन तृतीय सेक्टर, तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या रहा, 53.09%। और ये छोटे छोटे उद्योग धंधे व्यापार करने के लिए सरकार भी क्या कर रही है, एमएसएमई स्किल डेवलपमेंट खोल रही है। क्यों? क्योंकि भाई आप तृतीय सेक्टर में क्या कर लो, अपने आप को कन्वर्ट कर लो। या आप यहां देखेंगे जो भी कंट्री ने अपने आप को प्राथमिक क्षेत्र और सेकेंडरी क्षेत्र को छोड़कर तृतीय क्षेत्र में कन्वर्ट कर लिया है, वो ज्यादा डेवलपिंग कंट्री है। बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गई कहानी? वे कंट्री जो डेवलपिंग क्षेत्र में है, वे कच्चा माल अपने यहां पैदा नहीं कर रही, दूसरी जगह से मंगा रही। क्या कह रहे, कच्चा माल तुम पैदा करो, क्योंकि तुम कौन सा क्षेत्र हो, प्राथमिक क्षेत्र हो। अंग्रेज क्या करते थे, कपास कहां से पैदा हो रही है, भारत में कपास ले जाते थे, फैक्ट्री हमारी लोग कपड़ा बना के हम भेज देंगे। समझ में आ गया? तो तृतीय क्षेत्र किसके पास में था, अंग्रेजों के पास में था। तभी अंग्रेज पैसे वाले थे और आज भी पैसे वाले ही हैं। यस और नो? तृतीय क्षेत्र आज भी हमारे यहाँ पे आप देखेंगे, जो एक आम आदमी है, किसान है, किसान बेचारा आज भी वही गांव में ही है। लेकिन एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन और किसान, किसान आज भी बैलगाड़ी में है और ये गाड़ी से हेलीकॉप्टर में जा लिया। तो ज्यादा डेवलपमेंट किसका हो रहा है, तृतीय क्षेत्र वाले का हो रहा है। तो यहाँ पे आप योगदान के आंकड़े भी आपको बता रहे हैं, 53.09%। यहां तक कोई चीज ऐसी जो समझना आई तो दोबारा पूछ ले। डन है पूरा, कोई क्वेश्चन तो नहीं बचेगा इस पे। इसमें कैसे ही क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, बचना नहीं चाहिए। चलिए आगे, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आदमी अकेला कर रहा है। भाई क्या कर रहा है, अकेला। लेकिन कुछ कार्य हैं जहां टीम वर्क हो रहा है, मिलके काम हो रहा है। तो टीम वर्क और अकेले, उन सबको हम यहाँ समझेंगे। तो ये अब क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो ये कौन सा क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र की बात करेंगे। कार्य के आधार पर, अभी हमने डिस्कस किया था, जो चार्ट हमने देखा था, कार्य के आधार पे काम क्या कर रहे हो भाई, तुम ऐसा क्या काम करते हो। तो कार्य के आधार पर संगठित क्षेत्र, इसमें नौकरी की शर्त। मैं तो नौकरी करता हूं जी, दिल्ली जॉब करता हूं, ठीक है। तो नौकरी की शर्त, काम क्या करना होता है, ये काम करना होता है, समय कितना देना होता है, इतना समय, और वेतन, तीनों ही निश्चित होते हैं। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। शर्त क्या करनी है, तुम्हारा काम ये रहेगा। क्या काम रहेगा, काम बता दिया जी आपको, ठीक है। फिर समय कितना लगेगा, इतने समय आपको ड्यूटी करनी है। समझ में आ गया? ड्यूटी का टाइम बता दिया, इस समय से इस समय तक आपकी ड्यूटी रहेगी, और आपको इसके बदले क्या मिलेगा, आपको इसके बदले इतना पैसा मिलेगा। तो इसके पास तीनों काम फिक्स हैं। मेरा ये काम है, अब मान लीजिए उस काम के बदले मुझे इतने समय तक मुझे काम करना है, और उस काम के बदले मुझे इतना पैसा मिलने वाला है। तो ये कौन सा क्षेत्र हुआ, संगठित क्षेत्र। निश्चित होता है। बड़ी कंपनियों की नौकरी, जैसे कोई आदमी बैंक में जॉब कर रहा है जाके, और बैंक में जॉब करने वाले की तनख्वाह मान लीजिए कितनी है, 10,000 15,000 रुपए तनख्वाह है। उसे पता है सुबह इस समय बैंक में जाना, भाई 10 बजे बैंक खुल जाएगा, शाम को 4 बजे के बाद लेन देन बंद है जी, प्लेट लग गई। तो 10 से 4 की रोज ड्यूटी है, बारिश होए ना होए कोई मतलब नहीं, इसे जाना है, उसके बदले उसे निश्चित अमाउंट मिलेगा। तो ये इसके अंदर आ गया, किसमें आ गया, संगठित क्षेत्र में। क्योंकि बैंक चलाना कोई अकेले आदमी का काम। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल क्लियर है, समझ में आ गया? दूसरा, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में ये कह रहा जी मैं टीचर हूं, स्कूल में मैं टीचर हूं। अच्छा, तुम्हारी पोस्ट क्या है, तो ये पोस्ट बता देगा, मैं टीजीटी हूं, मैं पीजीटी हूं, या मैं प्रिंसिपल हूं। क्लियर है? तो भाई समय क्या है, बोला जी सुबह 8 बजे स्कूल में जाके हाजिरी लगानी, मुझे 8 बजे स्कूल पहुंचूंगा, छुट्टी 4 बजे या 2 बजे जो भी टाइम है। यानी इस समय से इस समय तुम कहां मिलते हो, स्कूल में मिलता हूं जी। इस समय से इस समय कहां मिलोगे, स्कूल में। तनख्वाह कितनी मिलती है, 70,000 मिलते हैं जी। यानी इतना टाइम देगा, तनख्वाह भी फिक्स हो गई, समय भी फिक्स हो गया।
तो अब स्कूल भी कोई अकेला आदमी चलाने का काम नहीं है, तो संगठित क्षेत्र हो गया, क्योंकि वहां पे आप अकेले टीचर तो है नहीं, आपके जैसे और भी 10 टीचर होंगे, वहां पूरा स्टाफ होगा, तो ये भी किसमें चला गया, संगठित क्षेत्र में चला गया। संगठित क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार रेलवे और सेना में दिए हैं, ये आपको यहां समझना है। रेलवे की जो सेवाएं चल रही हैं, रेलवे के अंदर इतनी वैकेंसी जा रही है, आरआरबी ग्रुप डी अभी वैकेंसी आई, अभी उसका एग्जाम आप लोगों के सामने, तो ये रेलवे और सेना आर्मी के अंदर भर्ती होती रहती है। ये सारे के सारे कौन से क्षेत्र हैं भाई, संगठित क्षेत्र हैं। क्लियर है, संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में कोई दिक्कत तो नहीं आनी है किसी को। चलिए असंगठित क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। असंगठित क्षेत्र, इसमें नौकरी का समय, वेतन तथा छुट्टी तीनों ही अनिश्चित होती है। ना तो समय का पता कितना समय लग जाए, समय की कोई निर्धारितता नहीं है। दूसरा, वेतन की कोई निश्चितता नहीं है। छुट्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, जिसमें हम आते हैं, इसमें कौन आते हैं, हम। हमारे पास क्या है, समय सुबह 8 बजे से भी बैच शुरू हो सकता है, 7 बजे से भी हो जाएगा। 6 वाला भी तैयार हो रहा जी, पता चला सुबह 6 बजे से शुरू होगी ड्यूटी, तो 6 बजे से शाम को भी किस समय तक है पता नहीं, कोई और बैच बच्चे आगे हमें पढ़ना इस टाइम वो भी चल सकता है। वेतन भी निर्धारित नहीं है, वेतन भी कोई फिक्स नहीं होता है, फिक्स तनख्वाह तो आनी नहीं है कोई। दूसरा, छुट्टी पता चला हम तो संडे में भी आएंगे सर, यही मिलना, संडे में भी पढ़ेंगे हम तो छुट्टी भी है नहीं है। तीनों ही क्या है भाई, अनिश्चित है, इसमें किसी की भी निश्चितता नहीं है। सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र क्या है, कपड़ा उद्योग है। क्या है, कपड़ा उद्योग है। प्राइवेट क्षेत्र, कृषि और दुकान, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब ये भाई प्राइवेट क्षेत्र के अंदर क्या है, आज काम चल रहा है, कल डाउन हो गया बेचारे का, तो कुछ कह नहीं सकते। अब ये किसान बड़ा खुश हो रहा है, एक सप्ताह तगड़ा खड़ा भैया, मोहल्ले में मेरे से तगड़ा एक नहीं किसी का, अब ये पूरा खुश, एकदम फूला फूला घर भी आ रहा। अब ईख बंद गया, सब हो गया, रात को तगड़ा बारिश आई, मीख गिर गया सारा। अब जो पड़ोसी का हल्का था वो हल्का तगड़ा हो गया, इसका तगड़ा गिर गया, अब ये डाउन चला गया बेचारा। कहानी समझ में आई कि नहीं। यानी कृषि में 2 दिन पहले तक ये बिल्कुल खुश था, अब ये डाउन चला गया। अब इसकी दुकान पता चला बहुत बढ़िया चल रही, अब पता चला बढ़िया नहीं चल रही, सुबह से कोई कस्टमर नहीं आया। क्लियर हो गया। तो ये यहां पर कोई भी निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है। समझ में आ गया, निश्चितता और अनिश्चितता दोनों क्लियर हो गया। तो ये क्या है, असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र में आ गया। स्वामित्व के आधार पे इस पे हम चलेंगे, लेकिन इसमें 3rd नंबर पहले ये देखेंगे, संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भागीदारी होती है, यानी कि इसमें निजी खुद भी लगना होता है और इसमें टीम को भी लगाना होता है, दोनों से मिलकर काम होता है। अतः पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जितनी भी कंपनियां होती हैं, जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, वे सब इसके अंतर्गत आती है। भारत में वर्तमान में सबसे तेज पीपीपी का विकास हो रहा है, यानी मेट्रो। सबसे तेजी से कौन भाग रही है भाई, रैपिड मेट्रो, जगह जगह कौन चल रही है, मेट्रो ने सबसे ज्यादा अपना क्या बढ़ाया है, कारोबार, यानी सबसे ज्यादा जो कंपनी ग्रो कर रही है, मेट्रो कर रही है। क्योंकि फंडिंग कौन कर रही है, सरकार। पैसा कौन दे रहा है भाई, सरकार। प्रोजेक्ट सरकार उस पर क्या लगा रही है, पैसा लगे। सबसे ज्यादा जो है काम किस पे चल रहा है, निजी क्षेत्र में। ज्वाइंट सेक्टर किसका चल रहा है, ग्रो कर रहा है भाई,